बीच तालिबान ने तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा अपने पूर्व पतियों के साथ रहने का फरमान सुना दिया। अफगानिस्तान की पिछली सरकार के दौरान कुछ महिलाओं ने अपने पतियों के जुल्मों से राहत पाने के लिए उनसे तलाक ले लिया था, मगर तालिबान के राज में महिलाओं को अपने पति से छुटकारा तभी मिल सकता है जब या तो वो नशे के आदी हों या फिर देश छोड़कर जा चुके हों। लेकिन तालिबान अब उन तलाकों को रद्द कर रहे हैं और महिलाओं को जबरन उनके उन पूर्व पतियों के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया था। अपने पूर्व पतियों से बचने के लिए कई महिलाओं ने तो अपना ठिकाना बदल लिया है और वो छिप गई हैं। यहां तक कि महिलाओं के तलाक के केस लड़ने वाले वकीलों के काम पर भी तालिबान ने रोक लगा दी है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते वक्त तालिबान ने खुद के बदलने की बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन उनके नए फैसले से उनका असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया। इधर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में कॉनराड संगमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शिलांग में शपथ ग्रहण समारोह में कई नेता शामिल हुए, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बीजेपी के समर्थन से बनी संगमा सरकार में कुल 12 मंत्री बनाए गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन के साथ मिलकर चीन अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। इस खबर ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की धड़कनें बढ़ा दी। अमेरिका ये नहीं चाहता कि चीन अपने परमाणु बमों की संख्या में इजाफा करे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन ने अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा ली तो फिर उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन बड़ी संख्या में एटम बम बनाने में जुटा है, जिसमें पुतिन उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। यानी पुतिन के साथ मिलकर शी जिनपिंग ने महाविनाश की ऐसी प्लानिंग की है जिसे सुनकर अमेरिका के पसीने छूट गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल चीन को दिया है। दावा है कि ताइवान के उत्तरी तट से 220 किलोमीटर दूर चांगबियाओ नाम के द्वीप पर बड़ी संख्या में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की गई। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यह घटना पिछले साल दिसंबर की है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। खबर है कि जिस द्वीप पर न्यूक्लियर फ्यूल भेजा गया वहां चीन का परमाणु रिएक्टर है। और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब वहां हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी मदद से चीन अगले 12 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 4 गुना बढ़ा लेगा। और ऐसा होने पर चीन अमेरिका और रूस की बराबरी कर लेगा, जिनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा एटम बम है। यानी चीन का यह प्लान उसके दुश्मनों और खासकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। इसकी बड़ी वजह ताइवान है, जिस पर चीन पिछले कई महीनों से कब्जा करने की फिराक में है। लेकिन अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ खड़ा हो गया। उसने साफ कह दिया कि अगर चीन ने हमला किया तो उसे अमेरिका से भिड़ना होगा। यह मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि चीन के जासूसी गुब्बारों वाली घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद से ही यह माना जा रहा है कि कभी भी अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से शी जिनपिंग अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, क्योंकि उनके पास अमेरिका से काफी कम परमाणु हथियार हैं। इसी वजह से उन्होंने पुतिन के साथ मिलकर परमाणु ताकत बढ़ाने का प्लान तैयार किया। हाल ही में पुतिन अमेरिका के साथ परमाणु संधि भी तोड़ चुके हैं। उस संधि के तहत यह तय हुआ था कि अमेरिका और रूस अब अपने परमाणु बमों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे में अमेरिका को चिंता इस बात की भी है कि चीन के साथ साथ रूस भी अपने एटम बमों की संख्या न बढ़ा ले। इधर दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन को चिट्ठी लिखी, जिसमें सुकेश ने जैकलीन को होली की बधाई दी और जैकलीन को सबसे खूबसूरत इंसान बताते हुए उनके लिए प्यार भरा संदेश लिखा। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी के जरिए जैकलीन से वादा किया कि उनकी जिंदगी के जो रंग फीके पड़ गए हैं उन्हें वो 100 गुना बढ़ाकर वापस लाएंगे। सुकेश ने आगे लिखा कि वो जैकलीन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे पहले सुकेश ने वैलेंटाइंस डे पर भी जैकलीन को बधाई दी थी। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुत में छिड़ी खूनी जंग आखिरी दौर में पहुंचती दिख रही है, क्योंकि शहर में घुसी रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ जेलेंस्की की फौज की आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। और रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी वक्त बखमुत पर कब्जा जमा सकता है, क्योंकि शहर में यूक्रेन के सैनिक बहुत थोड़ी संख्या में बचे हैं। रूस के मुताबिक उसकी सेना और वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह घेर लिया है और उन्होंने शहर से निकलने वाले रास्तों को रोक दिया है। लेकिन यूक्रेन के जवान भी बखमुत में हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हुंकार भर दी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत हाथ से निकलने नहीं देंगे। Якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку? बखमुत को बचाए रखना यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। इसी वजह से एक रोज पहले जेलेंस्की ने सेना प्रमुख को ही फटकार लगा दी और उनसे कह दिया कि खराब रणनीति की वजह से ही यूक्रेन की सेना बखमुत में हार की कगार पर पहुंच गई है। इसी वजह से जेलेंस्की ने बखमुत में फंसे अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने वहां लड़ रहे जवानों तक जल्द मदद पहुंचाने का वादा किया, ताकि बखमुत में यूक्रेन की सेना के बचे हुए जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की दोहरी मार के आगे घुटने न टेक दें।
और ज़ेलेंस्की इस तरह गरजे तो वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी खौफ में आ गए, जो ये दावा कर रहे हैं कि बखमुत में किसी भी वक्त जीत मिलने वाली है। लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि बखमुत में उनके लड़ाकों की हालत खराब है, क्योंकि उन्हें रूसी सेना के बड़े अधिकारी हथियार तक नहीं दे रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके ही आगे बढ़कर यूक्रेन के सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं। Отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется. येवगेनी प्रिगोजिन के इस बयान से साफ है कि बखमुत की खूनी लड़ाई में किसी की जीत अभी पक्की नहीं है। और वक्त बीतने के साथ वहां यूक्रेन और रूस में किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। मतलब ये कि अगर यूक्रेन के जवानों को तेजी से मदद मिली तो वो रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बखमुत जीतने के सपने को चूर-चूर कर सकते हैं, जो कि पुतिन हरगिज नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी सेना यूक्रेन के इस अहम शहर को जीतने के लिए 6 महीने से ज्यादा वक्त से लड़ रही है। बखमुत की लड़ाई में रूस की सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बड़ी संख्या में वहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन रूस कभी भी बखमुत की लड़ाई से पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो जानता है कि बखमुत ही पूरे डॉनबास पर कब्जे का दरवाजा है, क्योंकि वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर हमला आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा वाइन का उत्पादन इसी शहर में होता है, और इस शहर में यूक्रेन के कुल नमक का 90% का उत्पादन भी होता है। और बखमुत पर कब्जा होने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ी चोट पहुंचेगी। इसी वजह से रूस हर हाल में इस शहर पर अधिकार जमाना चाहता है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ही बखमुत यूक्रेन से छिन जाएगा। और इस बात की आशंका अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक बयान के बाद बढ़ गई। पेंटागन ने बखमुत की जंग पर ऐसा बयान दिया मानो वो ज़ेलेंस्की के जख्मों पर मरहम लगाना चाहता है। पेंटागन के मुताबिक अगर यूक्रेन बखमुत हार भी गया तो उसे चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बखमुत की हार का मतलब रूस से यूक्रेन हारना नहीं है। अमेरिका की तरफ से आए इसी बयान के बाद ये कयास लगने लगे कि बखमुत में यूक्रेन की हार तय है, और इसीलिए जंग में उसके साथ खड़ा अमेरिका पहले से ही ऐसा माहौल बना रहा है कि ये रूस की कोई बड़ी जीत नहीं होगी। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए कैरेक्टर लिमिट बढ़ाई जा सकती है। इस बात की जानकारी खुद ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने दी, और एक ट्वीट कर उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ट्वीट करने की कैरेक्टर लिमिट 10,000 तक बढ़ाई जा सकती है। अभी ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोग किसी एक ट्वीट में 280 कैरेक्टर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एलन मस्क ने यह नहीं बताया कि वो ट्वीट करने के लिए 10,000 कैरेक्टर तक की लिमिट का फैसला कब लागू करेंगे। उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। वहां के हवारा इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर भीषण हमले किए गए। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल के नागरिकों ने हवारा में रह रहे उसके लोगों को निशाना बनाया और वहां कई कारों में गुजर रहे फिलिस्तीनी परिवारों पर पथराव किया। इसके साथ ही हमलावरों ने धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया। वहां के हवारा इलाके से आए एक वीडियो में कई लोग वहां मौजूद दुकानों पर पथराव करते नजर आए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पत्थरों से बचने के लिए दुकानों के शटर गिरा दिए गए, जिसके बाद पत्थर बरसा रहे लोग वहां खड़ी कारों पर टूट पड़े। एक कार पर तो 3 लोगों ने एक साथ पत्थरों से हमला बोल दिया, जिससे बचने के लिए कार सवार ने तेजी से उसे एक तरफ दौड़ा दिया। बताया गया कि कार में एक फिलिस्तीनी परिवार मौजूद था और इस हमले में एक बच्चे समेत उसमें सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। लेकिन इसी बीच हवारा के एक दूसरे हिस्से में भी बवाल शुरू हो गया। वहां हिंसा का यह दौर 26 फरवरी से जारी है, जब इजराइल के 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप एक फिलिस्तीनी लड़के पर लगा था। जिसके बाद सैकड़ों इजरायली लोग हथियारों के साथ वेस्ट बैंक के हवारा इलाके में सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने चुन चुन कर फिलिस्तीनी नागरिकों के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। फिलिस्तीनी लोगों के दर्जनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि पथराव करके कई दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक के हवारा में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं और इस इलाके में इजरायलियों की भी बड़ी आबादी है। इसी वजह से इजरायल और फिलिस्तीन के लोगों में ज्यादा झड़पें वेस्ट बैंक के हवारा में ही होती हैं। लेकिन इस बार वहां जो हिंसा फैली है वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इजरायल के वित्त मंत्री के एक बयान ने वहां लगी आग में घी डाल दिया, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को मिटाने का काम शुरू कर दिया है। और इसके लिए सबसे पहले हवारा को ही चुना गया है, क्योंकि इजरायल के वित्त मंत्री ने हुंकार भरते हुए ऐलान किया था कि हवारा की सफाई का समय आ गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि उन्होंने वहां से फिलिस्तीनियों के खात्मे का इशारा कर दिया और इसी के बाद वहां इजरायली लोगों के हमले भी बढ़ गए। हालांकि इजरायल के वित्त मंत्री ने बाद में अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन वेस्ट बैंक में हिंसा नहीं थमी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत से अब तक वेस्ट बैंक में 70 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक इजरायल के 13 लोग भी वहां मारे गए हैं।